अंबानी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है और शायद पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कारोबारी ज़िंदगी में उनका सबसे बड़ा रिस्क या सबसे बड़ा जोखिम क्या था। और इसमें ही उन्होंने खुलासा किया। देखिए, रिलायंस का जो धीरू भाई हाँ, हिंडाल्को से शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की खबरों के खेल में। मेटल को लेकर के हम बातचीत कर भी रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शुरुआत हिंडाल्को से करते हैं। सर, हिंडाल्को अभी क्या करें? खबर ये है कि अमेरिकी बेस्ड कंपनी एलुकेम में इन्होंने 100% हिस्सेदारी खरीदने का मन बना लिया है। ये खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई करीब 125 मिलियन यानी करीब $12.5 करोड़ में एलुकेम का अधिग्रहण करेगी कंपनी। 4.25% की आज जो है तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तरी अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिका है उसके बाजार में कंपनी की स्थिति वहाँ पर और मजबूत होती हुई दिखाई देगी इस एक्विजिशन के बाद। तो सर, अभी क्या लग रहा है सर आपका आपको हिंडाल्को पे क्या व्यू है? सर, नाल्को हिंडाल्को दोनों पे ही जाना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? टिप्पणी आपकी। देखिए, फिलहाल तो हिंडाल्को तेज लग रहा है और 700 705 के आंकड़े तक अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। पोजीशन है तो होल्ड होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश बाय करना है तो 655 के स्टॉप लॉस से बाय भी किया जा सकता है। हम्म। अच्छा सर, अगर मेटल पे व्यू लेना हो तो स्टील पे फोकस करना चाहिए, जिंक के लिए हिंदुस्तान जिंक होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एल्यूमिनियम के लिए नाल्को हिंडाल्को जैसे शेयर होने चाहिए? अभी आपका व्यू क्या है? वह कहाँ पर झुकाव ज़्यादा होगा मेटल में आपका? कोई पसंदीदा शेयर है आपका? जी देखिए, मैं तो टाटा स्टील की रिकमेंडेशन अभी 158 152 रुपए पे दे रखी है। दूसरा, अगर देखें तो सेल अभी आप चर्चा कर रहे थे, उसकी भी रिकमेंडेशन मुझे याद आ रहा है कि 110 112 रुपए से चल रही थी, अभी 132 पे आपने ही एक हम्म। बताया, वहां से गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी 155 के टारगेट है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स ज्यादा यहाँ पर प्रॉमिसिंग है थोड़े। दोस्तों, अगर आपके भी बैंक अकाउंट में कुछ फ्रॉड के पैसे आ चुके हैं। आम इन्वेस्टर की पॉकेट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोस्तों, अगर आपके भी बैंक अकाउंट में हिंडाल्को अगर मैं 680 रुपए का 670 रुपए का रिकमेंड करूंगा तो लोग कम खरीदेंगे, इसलिए शायद सेल या टाटा स्टील थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है। सेल टाटा स्टील, ठीक है सर। ये अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर जो है नज़र बना करके चलिए मेटल में अगर आपका व्यू है तो हिंडाल कोई बात हो गई, सेल टाटा स्टील पे हो गया। अब जरा अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। इस बीच यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी टेनेंट कंपनी के साथ इन्होंने 5 साल का एक स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। स्पेस जो है खाली रहे। अब ये स्थिति क्यों आने वाली
लीडिंग एनर्जी कंपनी के साथ ये करीब $50 मिलियन यानी $5 करोड़ के आसपास की डील यहाँ पर, पार्टनरशिप डील जो है ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। एडवांस सस्टेनेबल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 5 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है और इस डील के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी L&T टेक्नोलॉजी को लेकर के? अभी 4361 4362 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए फिलहाल तो अभी स्टॉक थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है और टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मुझे ऐसा लगता है कि 4500 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं, तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा लेकर के आते हैं ACME सोलर के ऊपर क्या कुछ खबर के निकल करके आई है। ACME सोलर पे खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि इन्होंने SCCI के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। हालांकि आज दबाव में है शेयर, और इस पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत आपको बता दें राजस्थान में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये जो है इन्होंने करार किया है, PPA साइन करते हुए एक्मे सोलर की तरफ से हुआ है। ये 3.05 प्रति किलोवाट के फिक्स टैरिफ के हिसाब से PPA साइन किया गया है। सर एक्मे सोलर होल्डिंग आधे % की गिरावट और कोई खास मोमेंटम रहा नहीं है, खैर कोई जान दिखाई दे रही है सर इसमें कुछ? देखिए इस तरीके की कई डील्स होती हैं, लेकिन उनका कोई जरूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट वहां पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी का बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक में थोड़ा वेट करना चाहिए, 220 तक के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी सर लेकर के आइए जरा, वोडाफोन आइडिया। सर ये जो है ना धमाकेदार शेयर है, बाकी इसमें कुछ होना हो, लेकिन जो है इस पर बातचीत के बाद इतने रिटेल पार्टिसिपेशन है, लोग या तो आपकी सराहना करेंगे या फिर आपको ऊपर टिप्पणियां करेंगे निगेटिव। लेकिन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इस पर कल जो खबर आई थी सर आपने देखी होगी, लेकिन अब वोडाफोन ने उससे इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद 5% का मूव है यहाँ पर। कल 5% का मूव, आज 5% का मूव, तो ये 2 दिन में काफ़ी अच्छी जो है रैली यहाँ पर आई है। 84,000 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर के राहत संबंधी कोई जानकारी नहीं कंपनी को। कल ये इस तरह की अटकलें थी कि शायद सरकार से कोई बातचीत चल रही है, AGR बकाया को लेकर के कोई राहत मिल सकती है या कोई इनका बीच का रास्ता निकल सकता है। आज कंपनी ने ये कहा है कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमको अगर देनी होगी जानकारी तो हम सीधे एक्सचेंजेस को देंगे। अब या तो ये बात आगे चल रही हो कि डिनाई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने खाली इतना कहा हमें कोई जानकारी नहीं है और हम पहले जो है एक्सचेंजेस को इसके बारे में सूचित करेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 6-7 रुपये में बहुत लोगों ने लेकर के रखा हुआ है सर। देखिए फिलहाल तो इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात है कि जिसको न्यूज़ पता है वही कहता है मैं सबसे बड़ी न्यूज़ जानता हूँ, इसी चक्कर में रिटेलर ने इसको उठा रखा है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अभी ठीक लग रहा है, यहाँ से 9 रुपए तक तो आंकड़े वापस दिखाई देते हैं, तो फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करके रखनी चाहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी है टेलीकॉम स्टॉक्स। आपको बता दें कि आज टेलीकॉम शेयरों में काफ़ी शानदार MTNL 19% ऊपर, 57 रुपये 61 पैसे का, सबसे ज़्यादा 19% की रिकॉर्ड तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है MTNL के अंदर। आज टेलीकॉम शेयर जो है वो रडार पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर भारतीय एयरटेल में 1.5% की तेज़ी, MTNL काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। MTNL में बीच में भी कुछ खबरें भी आई थी और उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये सभी चल रहे हैं आज। TTML HFCL पे आज अच्छा मूव है। इंडस टावर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए टेलीकॉम पे, खासतौर से ये छोटे शेयरों पे जरा व्यू बताइए। एक तो पहले ये जो MTNL 16-17% चल गया, वोडाफोन में तेज़ी देखने को मिल रही है, बाकी छोड़िए TTML काफ़ी ऊपर है, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। पहले तो इन छोटे शेयरों पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। HFCL 4% ऊपर है, तो ये TTML वोडाफोन पे आपकी बात हो गई। TTML 5% का अपर सर्किट, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी HFCL को में आज हम देख रहे हैं 4% की तेज़ी? जी देखिए विपुल जी, एक्चुअली में जो छोटे शेयर हैं उन पे बड़ी छलांग इसलिए आपको देखने को मिलती है क्योंकि प्राइस जो है वो रिटेलर के हिसाब से बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, और जब भी इसमें कुछ बल्क बाइंग देखने को मिलती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है और बहुत तेजी से भाव में ऊपर नीचे के भाव देखने को मिलते हैं। जहां तक TTML MTNL या फिर HFCL की बात करें, देखिए ये रैली अभी है। TTML की बात करें तो 71 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। MTNL की बात करें तो वो भी आपको करीब अभी 68 रुपीज तक की रैली देखने को मिल सकती है।
और लेकिन हाँ, केयरफुल रहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स उसी हिसाब से आपको डाउनवर्ड भी चैनल दिखाते हैं, 2 दिन फ्रीज फ्रीज भी लगा देते हैं। तो लेकिन हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं तो सोच समझ के यहाँ पे निवेश करें। काफ़ी हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, सोच समझ के पैसे लगाएं, उस ध्यान दें। सर ये जो भारतीय एयरटेल पे कुछ बोला क्या सर आपने, भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या भारतीय एयरटेल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? जिस तरीके से ये मूव धीरे धीरे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1965 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? पिछले एक महीने में 6-7% चला है। विपुल जी, बड़ी मजेदार बात है कि वोडाफोन 6 रुपए का 7 रुपए होने में उसको 7 रुपए भी नहीं हुए पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन ये स्टॉक 1200 से 2000 रुपए हो गया। लेकिन आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय एयरटेल खरीद लीजिए, ये 2200 रुपए हो जाएगा। और अगर आपसे कहूं कि वोडाफोन खरीद लीजिए, वो 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो 99.9% लोग वोडाफोन की तरफ भाग जाएंगे ये क्योंकि बात उन्हें आपने कही अच्छा है। लगता है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी यही है फिलहाल। भारतीय एयरटेल स्ट्रांग है, 2150 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। 2150 तक की देखिए, अच्छे शेयरों पे फोकस कीजिए, सस्ते शेयरों पे फोकस मत कीजिए। वहाँ पे भी जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग डिस्कस करते ही हैं, और अभी जी रिकमेंडेशन में रहते भी हैं सस्ते शेयर भी, लेकिन अच्छे शेयरों बिल्कुल पे भाई, ज़्यादा। आपका ये लॉजिक बढ़िया लगा, अच्छे या सस्ते। हाँ वही सर, बिल्कुल सर बात, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो उनका सस्ते पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो मैंने देखा कई बार लोग ट्रैप भी हो जाते हैं उस चक्कर में। तो वो मतलब ठीक है, अगर अच्छे शेयर भी सस्ते मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं जो सस्ते हों वो अच्छे हों और जो महंगे हों वो खराबी हों। तो ठीक है, थोड़ा सा भाई आप 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार शेयर लोग खरीद करके यहाँ पे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, तो उतने में तो आ ही जाएंगे ना आपके महंगे शेयर भी, चाल अगर आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर, और थोड़ी सी बात चूँकि इस सेगमेंट में भी हो जाए, जो है डिफेंस को लेकर के, एचएल को लेकर के खबर है। अब देखिए यहाँ पे एयरफोर्स को मार्च 2026 तक 6 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो मिल जाएंगे। बहुत लगातार खबरें जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं पूरे डिफेंस को लेकर के। कंपनी के चेयरमैन ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर जो है इसके अलावा 5th जनरेशन प्लेन को के लिए भी जो है अगस्त में शायद बोली निकाली जाएगी। मुझे लगता है एचएल तो उसमें होगा ही, होना ही चाहिए। बाकी देखते हैं, एचएल की ऑर्डर बुक और ज़्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं। दबाव में है डिफेंस में सर, एक इस सेगमेंट को चूँकि अलग से अपलोड करेंगे। पहले तो एचएल पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और कितना डाउनसाइड बाकी, और कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं ठीक है, या फिर आप डिफेंस को आगे के लिए लंबे समय के लिए अवॉइड करने की सलाह देंगे? देखिए, डिफेंस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एचएल की जहां तक बात करें, 4500 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां से अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी पॉजिटिव न्यूज देखें या मार्केट की वोलेटिलिटी देखें, तो 4500 के लेवल्स वापस आने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। बीएल में कहाँ पर आप कंफर्टेबल होंगे सर? क्योंकि बीएल और बीडीएल दो के बता दीजिए, क्योंकि इस पे सवाल आपने 2 बार बात कर ली इसकी, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। 400 के आसपास आ गया है, कहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह, जो लोग एवरेज करना चाहें कहाँ करें? देखिए, 380 से पहले तो फिलहाल नहीं बनता है, और 380 तक के लेवल बड़ी आसानी से आ सकते हैं, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा रुक कर करें। और जहां तक बीडीएल की बात है, आपकी ग्राफिक सीन बीडीएल को सामने लेके आए तो आपको मैं बताऊं, इस लेवल में इसको अगर इन लेवल्स पर देखते हैं तो मुझे लगता है 1650 के आसपास के लेवल बड़ी आसानी से आ सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच जरा फटाफट स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी है आईआरसीटीसी। 1 जुलाई से सभी पैसेंजर कैटेगरी में जो है वो किराया बढ़ने की खबरें यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। रेवेन्यू बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में बढ़ती लागत की भरपाई करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ये खबर के अपडेट यहाँ पर निकल करके आती हुई आईआरसीटीसी में आज 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि आईआरसीटीसी को मतलब इसकी अलग चाल चलती है, बाकी रेलवे एक सीध में चलते हैं कि गिरेंगे तो सब गिरते हैं, चलते हैं तो सब चलते हैं। आईआरसीटीसी की चाल थोड़ी अलग होती है। सर आईआरसीटीसी पे आपका व्यू, और रेलवे में क्या दम है? देखिए, आपने विपुल जी इसका आंसर दे दिया। मुझे लगता है वही फॉलो करना चाहिए। सब चलेंगे तो आईआरसीटीसी नहीं चलेगा, और सब गिरेंगे तो आईआरसीटीसी भी गिरेगा। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई देती, थोड़ी बहुत न्यूज आती रहती, उछल कूद मचाता रहता है। लेकिन ये स्टॉक ना तो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है, ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ना बाय करने के लिए अच्छा है। टिकट बुक करते रहिए, बस वही एक अच्छा है। बाकी फिर से थोड़ी सी गिरावट के संकेत बन जाएंगे, वापिस से 750 के लेवल आ जाएंगे।
ठीक, चले पीटीसी पे फटाफट बात कर लेते हैं। पीटीसी इंडस्ट्री सर जरा एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा क्या लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी जो सहायक कंपनी है उसने जो है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, और ये जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए कंपोनेंट स्पेशलिटी मटेरियल का उत्पादन करेगी। ये तमाम कंपनियां, सबका फोकस अब मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस इस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, शेयर बड़ा महंगा है 14,731। क्या करना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए फिलहाल तो स्टॉक अभी काफी ओवर प्राइस सा यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 14,300-400 के आसपास के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक, अगली कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। खबर यहाँ पर ये है, जो जेएलआर को लेकर के इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी प्लान करनी शुरू की है, और ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए इन्होंने 101.6 बिलियन यूरो के नुकसान, पाउंड की जो है नुकसान के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कैलिब्रेटेड मूल्य वृद्धि को लागू करेगा लग्जरी ब्रांड जेएलआर। तो ये जो आगे आने वाली समस्याएं हैं जेएलआर को लेकर के, उससे निपटने की तैयारी में है। सर, टाटा मोटर्स आपको कोई विशेष पसंद तो है नहीं, लेकिन अभी करंट लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए जो स्टॉक ने जितना नुकसान दिया उसके हिसाब से मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और आप ये देखिए कि इस पे इन्वेस्टर को मैंने हमेशा जागरूक किया। 750 के रेट चल रहे थे, आपको याद हो। और पिछली मेरी एक साल की रिकमेंडेशन पे मैंने इसको बाय के लिए दिया नहीं, दिया है तो कहा है 650 का वेट करिए, वही बाय के लेवल है। 650 भी आया, वापस से 750 आया, फिर 650 की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल आपको पता है, जवाब आपको पता है। सेंटीमेंट मत लगाइए, सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। पड़ी है तो पड़ी रहने दीजिए, ऊपर कब आए तो भी पड़ा रहने दीजिए। 650 आता है तो एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी और उन लेवल से वापस से रिवर्सल दिखाई देगा। चलिए ठीक है, लास्ट कंपनी आज की सर एचसीएल टेक। एचसीएल टेक ने एक अलायंस किया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, एआई और क्लाउड टूल्स डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एएमडी के साथ एक अलायंस किया है, साझेदारी की है। यहाँ पर ये इनोवेशन लैब्स, डेवलपमेंट सेंटर और वर्कफोर्स ट्रेनिंग, इन तमाम चीज़ों में जो है ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ सेकंड का ये वीडियो क्लिप आप जरूर देखें। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. इस वीडियो क्लिप में एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा जो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है। इनका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये अमेरिकी संसद के एक सदस्य हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले यानी 1 अप्रैल 2025 को अमेरिकी संसद के एक सदन में, एक हाउस में एक विधेयक पेश किया जिसका टाइटल है सेंशनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस बिल के माध्यम से ये रशिया का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इकलौते रशिया का नहीं, उनके दोस्त भारत और चीन का भी हुक्का पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश रूस से फॉसिल फ्यूल खरीद रहे हैं यानी चीन और भारत, उन पर 500% से ज्यादा का टैरिफ लगाया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त किया जा सके, तोड़ा जा सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से लगभग 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है। पूरी दुनिया यानी वेस्ट और खासकर अमेरिका बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देते हैं रूस पर ताकि उसकी इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए रूस अपने दोस्त चीन और भारत के पीछे पीछे भागा हुआ आया और हमें एक ऑफर दिया, दोनों देशों को ऑफर दिया कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदते हैं तो हम आपको इस पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। आप सभी जानते हैं चीन तो किसी की सुनता नहीं है। इस बार भारत ने भी किसी की नहीं सुनी, किसी के दबाव में नहीं आया और जाकर रूस से कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। आप सभी जानते हैं भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्यों पीछे रहते? इस समय भारत के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। उसने एक रिपोर्ट पेश किया, उसने एक आंकड़ा दिया। उस आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत रूस से जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से लगभग 4.2 अरब यूरो मूल्य के जीवाश्म ईंधन खरीदे हैं, जिसमें से 72% हिस्सा केवल कच्चे तेल का है। यानी कच्चा तेल भारत खरीद रहा है, इवन चाइना भी खरीद रहा है। उससे पैसा किसके पास जा रहा है? वो रूस के पास जा रहा है, और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल उस वॉर में कर रहा है। नॉर्मली कहा जाता है रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये रशिया नाटो वार है। यानी एक साइड नाटो देश है और दूसरी ओर रशिया है। अब रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल करके उन नाटो देशों से पंगा ले रहा है, यानी आमने सामने भिड़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। तो किसी भी तरीके से रूस की इकोनॉमी को तोड़ा जाए, और रूस की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए दोनों देश यानी चीन और भारत की इकोनॉमी को तोड़ना जरूरी है। इसीलिए इस प्रकार का जो विधेयक है दोस्तों, वो पेश किया गया है इनके द्वारा। आइए थोड़ा सा इन जनाब के बारे में बता देता हूं, लिंडसे ग्राहम के बारे में। देखिए, लिंडसे ग्राहम हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों के दोनों रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। अगर इन ग्राहम के बारे में बता दूं तो ये दक्षिण कैरोलिना से अमेरिकी सीनेट में सेवा दे रहे हैं। शुरुआती दौर में ट्रंप के घोर विरोधी थे, लेकिन जैसे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने ट्रंप की वाहवाही करनी शुरू कर दी, जिसकी बदौलत ट्रंप ने इनको संसद की बजट कमेटी का एक सदस्य बना दिया। पाकिस्तान के बहुत प्रेमी है, पाकिस्तान को बहुत प्रेम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नया राष्ट्रपति बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी आर्मी चीफ बने, उनसे तुरंत मुलाकात करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई बार ये पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। यानी पाकिस्तानी प्रेमी हैं तो भारत विरोधी होंगे। अब जो ये विधेयक पेश किया गया है दोस्तों, ये सीनेट के साथ साथ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पेश किया गया। जिस प्रकार भारत के अंदर जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, इसी प्रकार से अमेरिकी संसद के भी 2 सदन हैं। एक का नाम है द सीनेट और दूसरे का नाम है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आइए दोनों के दोनों हाउस में किन पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व है, किसका बहुमत है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो टोटल सीट है वो है 435, जिसमें रिपब्लिकन जिसके ट्रंप साहब है और जिसके लिंडसे ग्राहम है, वो ही पार्टी वहां पर मेजॉरिटी में है। यानी रिपब्लिकन पार्टी की 220 सीट है, डेमोक्रेटिक की 212 सीट है, और वैकेंट इस समय 3 सीट हैं। जबकि द सीनेट की अगर बात करें तो उसमें टोटल 100 सीट है, जिसमें रिपब्लिकन की 53 सीटें हैं, डेमोक्रेट्स की 45 सीटें हैं और 2 सीट इंडिपेंडेंट की है। मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों सदन के अंदर ये विधेयक पेश हो चुका है। सीनेट के अंदर तो ये फाइनल स्टेज में है, यानी वोटिंग वाली स्टेज में है, जबकि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर ये कुछ अभी कमेटी के पास है और ये भी 10 से 12 दिन के अंदर वोटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। यानी सीनेट ने तैयारी कर ली इस पर वोटिंग की। यानी एक बार सीनेट और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों से ये पास हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देंगे। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए, सिस्टम को समझिए। ट्रंप भी उसी पार्टी का है और ये सांसद भी उसी पार्टी के हैं, यानी कि जो सांसद, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यानी जो ट्रंप चाह रहे हैं वही ये बंदा कर रहा होगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत की और चीन की इकोनॉमी को रोका जाए। आप सभी जानते हैं कि पिछले पीरियड में, अपने पिछले समय में जब ट्रंप थे तो उनका बिहेवियर भारत की ओर कुछ और था, लेकिन इस बार जनाब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है वो नहीं चाहते कि भारत और रूस के संबंध आगे बढ़े, परवान चढ़े, क्योंकि उससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए भारत को रोकने के लिए यह कोशिश की गई है, और इसमें डेफिनेटली ट्रंप की इच्छा शामिल है। और देखिए, आप सिंपल सोचते हैं 100 सीट है, यानी 100 सीट जो द सीनेट में है, अगर इस बिल को पास होना है तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होना है, यानी 50% +1 से अगर ये इसके फेवर में हो जाते हैं, फेवर में इसके वोट हो जाती है, तो ये दोनों हाउस से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस समय ये 1 अप्रैल 2025 को ये विधेयक दोनों हाउस में पेश किया गया था, तो उस समय दोनों हाउस के लगभग 80 से ज्यादा जो सांसद है उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया था। यानी ये बिल का पास होना लग रहा है कि हर हालत में ये पास हो जाएगा, और जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट वीक में ये पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। वैसे इस बिल के अंदर एक राहत का काम दिया गया है जो राष्ट्रपति के पास है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो 180 दिन तक इस बिल के पास होने के बावजूद भी किसी देश से
जो ऑब्स्टेकल है वो हटा सकता है। मतलब अगर कोई देश चाहे, यानी भारत और चीन चाहे, तो 180 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। मतलब एक मुठभेड़ करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के माध्यम से। अब देखना होगा कि क्या ये बिल जून के अंत तक पास होता है अमेरिका की संसद से, और क्या ये बिल एक्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत और चीन को और रूस की बनती हुई तिगड़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर्स बेस्ट 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड वर्जन भी इसका अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसके अलावा जो इसका सबसे मेन फीचर्स है वो है मेंटरशिप। एक्स आईआर सर्वे कपूर सर की देखरेख में आपको 1-to-1 मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन दूसरे युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इंडियन आर्मी अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का ऑर्डर आए उससे पहले सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। हथियारों का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया गया है। ये ऐसे हथियार हैं जो बहुत दूर से ही दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार कर सकते हैं। इनमें वो हथियार भी हैं जो ईरान इजराइल युद्ध में नजर आए, रूस और यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इंडियन आर्मी ऐसे वॉर टेस्टेड वेपन की एक बड़ी खेप खरीदने जा रही है। कौन कौन से हथियार हैं, उनकी रेंज क्या है, जरूरत क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी। इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी। रडार से लेकर ड्रोन तक सेना को मिलेंगे घातक हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन आर्मी एक्शन में है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच इंडियन आर्मी को और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया गया है। इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉडर्न हथियारों को तुरंत खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे सेना की तैयारी और भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को सशक्त करने के लिए 2000 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड रिलीज किया है। इसका मकसद है जम्मू कश्मीर में सेना को मजबूत करना और साथ में आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी करना। इस रक्षा खरीद के तहत कुल मिलाकर 1981 करोड़ रुपए के 13 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इन पैसों से सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। कश्मीर में सेना को आतंकवाद से लड़ने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हथियार बेहद जरूरी हैं। आर्म्स के मामले में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब 1 साल के भीतर खरीदारी करने से होता है, वरना हथियारों के सौदे कई साल और कुछ मौकों पर तो दशकों तक चलते रहते हैं। सरकार ने आज जिन हथियारों की खरीद पर मुहर लगाई है उनमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS, लो लेवल लाइट वेट रडार LLLR, कम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम VSHOR-8DS जैसे लॉन्चर्स और मिसाइल हैं।
रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल आरपीवीज, लॉटरिंग म्यूनिशंस जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम शामिल हैं, कई तरह के ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट, भारी और मध्यम रेंज के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल
गाजे बाजे के साथ यार इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको का F7। इस फोन के अंदर यार बहुत सारी शक्तियां हैं। इस वीडियो में सारी की सारी शक्तियों के बारे में यार अच्छे से बात करेंगे। यदि आपको कुछ अच्छा लग जाए तभी लाइक और शेयर करिएगा। फोन को आपको बाय करना है, वीडियो में ही यार आपको बाय लिंक मिल जाएगा। देखिए इस फोन के अंदर आपको बहुत ही बड़ी वाली बैटरी मिल रही है जो है 7550 mAh की। आप चाहे जैसे भी यूजर हो भाई 1.5 से 2 दिन फोन आराम से चल जाता है। और अच्छी बात यह है 12 घंटे प्लस का यार आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। 90 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है। 22.5 वॉट यार रिवर्स चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। बैटरी की सेटिंग में यार आपको मोड मिल जाता है। अभी मैं उपयोग कर रहा हूं अल्टीमेट मोड को। आपके पास बैलेंस भी है, बैटरी सेवर भी है, अल्ट्रा बैटरी सेवर भी यार आपको मिल जाता है। जिन लोगों को तगड़ी गेमिंग करनी है ना, आप उपयोग करिएगा अल्टीमेट मोड को। चार्जिंग ऑप्शन में आपको वायर्ड चार्जिंग मोड मिल रहा है, स्टैंडर्ड है, टॉप स्पीड है। यदि आपको जल्दी से अपने फोन को चार्ज करना है इसका उपयोग करिएगा। बैटरी प्रोटेक्शन में आपको यार बैटरी हेल्थ देखने को मिल रही है, कितनी बार आपका फोन चार्ज हुआ है वो भी आप देख पाएंगे। मैन्युफैक्चर डेट भी है, पहली बार यार कब फोन का यूज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पास जियो वाला सिम कार्ड है, वही डाल के मैंने उपयोग किया। मुझे नेटवर्क में बातचीत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोई भी आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। मस्त यार 2 4G वाले या 5G वाले सिम कार्ड डाले। गूगल वाला डायलर नहीं है, इसीलिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल रही है, वो भी आप चुपके से कर पाएंगे। 5G काफी अच्छे तरीके से यार यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएगा। हैप्टिक फीडबैक के लेवल को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना, इसको यार मैं अच्छा कह सकता हूँ। इनकमिंग कॉल सेटिंग में यार आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है। फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, जैसे आप अपने फोन को फ्लिप करेंगे जो रिंगटोन है वो बंद हो जाएगी। रिंगटोन की वॉल्यूम को भी यार आप घटा बढ़ा सकते हैं। पीछे की तरफ जो फ्लैश लाइट है वो कॉल आते समय या जले बुझे वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे अच्छी बात यह है यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जिन लोगों को यार तगड़ी परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है भाई, आपके लिए पोको का F7 बेस्ट कहलाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8H Gen 4 वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत ही दमदार है। BGMI एक्सट्रीम प्लस वाली सेटिंग में आप खेल पाएंगे, लैग तनिक सा भी नहीं होता है। चाहे आप हैवी वाले गेम खेले, चाहे नॉर्मल वाले गेम खेले, या दिन रात अपने फोन से चिपके रहे, बेंचमार्क स्कोर बहुत ज्यादा मिल रहा है। वाइल्ड बूस्ट को भी यार ये फोन सपोर्ट करता है। UFS 4.1 वाला स्टोरेज टाइप दिया जा रहा है। LPDDR5X वाली रैम है। CPU थ्रोटल वाला जो ग्राफ है वो आपके सामने कभी कभी यार थोड़ा आपको रेड वाली लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन मेजर हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। मेमोरी एक्सटेंशन से आप यार अप टू 12 GB तक की रैम बढ़ा सकते हैं। ये है यार इसका गेम मोड। ऊपर आप गेमिंग मोड में क्लिक करते हैं, देखिए बैलेंस है, वाइल्ड बूस्ट है, DND, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, वॉइस को आपको चेंज करना है वो भी आप कर पाएंगे। परफॉर्मेंस में यार आपको इनहैंसमेंट विजुअल वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। टच कंट्रोल को भी आप इनहैंस कर सकते हैं और साथ में नेटवर्क को आपको बूस्ट करना है वो भी आप कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जिन लोगों को गेम खेलना है ना भाई, आप गेम टर्बो का पक्का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो है 1.5K का 120 हर्ट्ज का एमोलेड। अच्छी बात यह है बेजंस बिल्कुल भी नहीं है। गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन मिल जाती है। पहले से प्री अप्लाइड वाली पॉलीथीन लगी हुई है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास पक्का लगवा लीजिएगा। बैक कवर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। जो बैक डिजाइन है ना, ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी लग सकता है, मिरर वाला फील आपको कराएगा। हाथ की उंगलियां कभी कभी यार आपकी छपेगी, लेकिन बैक कवर लगा के फोन का उपयोग करेंगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बैक में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया, ये अच्छी वाली बात है। मतलब स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। जो वजन है इसको भी यार मैं अच्छा कहना चाहूंगा। साइड से यार फोन देखने में काफी प्रीमियम दिखता है। और यहां पर डिस्प्ले में HDR तो है, उसके साथ साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 3200 निट्स की। धूप में बहुत अच्छे से फोन विजिबल है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले भाई इस फोन का काफी कंटाप वाला है। YouTube में HDR का सपोर्ट मिल जाता है, कलर बहुत अच्छे निकाल के दे रहा है। नेटफ्लिक्स पे HDR के साथ साथ डॉल्बी विजन भी आपको मिल रहा है। AI इमेज इंजन में जाएंगे, HDR को यार आपको बूस्ट करना है, मतलब जो वीडियो है वो आपको और भी ज्यादा कमाल का दिखे, तो आप
इसको फटाफट ऑन कर दीजिए। डिस्प्ले के कलर को बदलना है वो भी आप कर सकते हैं, विविड है, सैचुरेटेड है, एडवांस कलर में जाते हैं ना तो आपके पास कलर गैमेट वाला भी यार ऑप्शन मिल जाता है। वैसे मैंने तो यार सेट कर रखा है ओरिजिनल कलर प्रो में। आंखों को रिलैक्स देना है तो यार आपके पास है रीडिंग मोड। वैसे इस फोन में यार 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है ऐप के हिसाब से आप रिफ्रेश रेट को सेट कर पाएंगे। डार्क मोड भी यार आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, नॉर्मल में लगाइए। जिस एप्लीकेशन को आपको यार डार्क मोड में देखना है वो आप यहीं से लगा पाएंगे। लॉक स्क्रीन में यार आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, आप अपने लॉक स्क्रीन को ना तरह तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट के यार आपको कुछ इफेक्ट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, भले ये नॉर्मल वाले हो लेकिन हैं। नोटिफिकेशन में इफेक्ट लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, 1 2 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। AI डायनेमिक वॉलपेपर भी यार आपको मिल रहा है, जो वॉलपेपर है आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी AI के थ्रू। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 15 में बेस्ड है, 3 एंड्रॉइड के वर्जन, 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। समय समय पे यार अपडेट भी आता रहता है। HyperOS 2.0 पहले से बेहतर हो चुका है, तरह तरह की चीजें भी हैं। हाँ, कुछ एप्लीकेशन को आपको पक्का डिलीट करना पड़ेगा। ये है मेरा नॉर्मल वाला रिमोट और ये है मी रिमोट, और इस फोन को आप यार रिमोट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे टीवी में लगाएं, चाहे एसी में लगाएं या अन्य किसी चीज में। ऐप लॉक करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है यार, आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हर एप्लीकेशन को यार आप डुअल बना सकते हैं। जिन एप्लीकेशन को यार आपको बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट करना है उसे भी आप सेट कर पाएंगे। देखिए अभी अमेजॉन, कैलेंडर, क्लॉक और पहले से जो एप्लीकेशन है ना वो लगी हुई हैं, इसको मैं यहीं से ऑफ कर सकता हूँ। पोको का फोन हो और यार सेकंड स्पेस ना हो, नहीं पॉसिबल। और ये चीज ना उनके काफी मतलब की हो सकती है जिनके घर में यार छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कुछ आप उनको दिखाना चाहते हैं, मस्त सेकंड स्पेस में लगा के उनको दे दीजिए। कुछ लोग यार OTG बड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आपको OTG का भी सपोर्ट मिल रहा है। पोको और Xiaomi वाले यार एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, इसीलिए यार इस फोन में आपको इंटर कनेक्टिविटी मिल रहा है। आपके पास वॉच है, टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी है, एक साथ यार आप जोड़ के रखिए। वैसे इसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं Xiaomi और पोको वाले, ये आप बताइएगा। NFC यार आज के डेट में हर एक फोन में होना चाहिए, तो यहां पर भी है। डबल टैप टू वेक एंड टर्न ऑफ स्क्रीन, मतलब आप 2 बार टैप टैप करेंगे, आपका जो फोन का डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। ये जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है ना, ये यार मुझे काफी मस्त लगता है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और ऊपर वो जो फ्लोटिंग विंडो है ना वो ओपन हो जाएगी। इसे भी आप अपने हिसाब से। भाई पोको ने आज मार्केट में आग लगा दी है इस F7 के साथ में, और ये फोन जब लॉन्च हुआ मैंने